तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रचार प्रसार। कैसे फ्रांस में जो फ्रांस के लोग थे वो यहाँ फ्रांस के व्यापारिक कंपनियाँ हिंद चीन में प्रवेश करती है और कैसे कैसे वहाँ पे अपना प्रचार प्रसार करते हैं। फिर पढ़ेंगे फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का क्या क्या उद्देश्य था, कि जैसे इंग्लैंड बनाया था ना अपने भारत को अपना उपनिवेश, वैसे फ्रांस बनाया था हिंद चीन को अपना उपनिवेश, उसके बारे में जानेंगे। फिर एक तरफा अनुबंध क्या था, फिर हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, हो ची मिन्ह के बारे में जानेंगे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम में स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फिर हनोई समझौता तथा जेनेवा समझौता के बारे में भी जानेंगे, और भी अमेरिका कैसे घुसपैठी करता है, अमेरिका से लड़ाई होता है, उस सभी के बारे में जानेंगे। ठीक, तो हम लोग इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, आप फटाफट इस वीडियो को अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी अपने एक से अधिक अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले समझते हैं हिंद चीन क्या है। हिंद चीन जो आप इमेज देख रहे हैं ना, यही है। ये हो गया टोटल वियतनाम का क्षेत्र। कलर चेंज करना होगा, चलिए देखिए यहाँ पे ये हो गया टोटल वियतनाम, ये हो गया लाओस कंबोडिया, ऐसी कुछ लग रहा है। देखिए वियतनाम कंबोडिया लाओस। ठीक, ये जो पतला पतला को जना ना गुलाबी कलर का, ये हो गया लाओस। और जो ब्लू कलर का जना रहा है ना, ब्लू ई वाला ऐसे ऐसे, ये ब्लू वाला ये हो गया वियतनाम, ये छोटका हरियर का है ना, ये हो गया लाओस कंबोडिया। ठीक, ब्लू का हो गया लाओस, ये हो गया वियतनाम, ये हो गया कंबोडिया। चलते हैं जानते हैं हिंद चीन के बारे में। तो देखिए लिखेंगे हिंद चीन क्या है। तो वर्तमान समय में कंबोडिया, वियतनाम तथा लाओस के क्षेत्र को ही हिंद चीन कहा जाता है। किसको? कंबोडिया, वियतनाम तथा लाओस के क्षेत्र को ही हिंद चीन कहा जाता है। वियतनाम पर चीन का प्रभाव था तथा लाओस पे, ठीक, लाओस एवं कंबोडिया पे भारत का प्रभाव था। ठीक, इसलिए इसको हिंद चीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो वियतनाम था उस पर चाइना का प्रभाव था, इसलिए चीन हो गया। और जो लाओस और कंबोडिया था उस पर भारत का प्रभाव था, भारत का कल्चर था, तो इसलिए हो गया हिंदुस्तान का कल्चर था, तो क्या होगा? हिंद चीन। ठीक, इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जो हिंद चीन है ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर टोटल फैला है। टोटल हिंद चीन है ना 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक, ये चलिए अब आगे जानते हैं, पूरा चैप्टर संक्षेप में जानते हैं कि चैप्टर में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। ठीक, तो चलिए हम पूरा चैप्टर को संक्षेप में जाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए हिंद चीन, जिसमें वर्तमान में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम शामिल है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन 19वीं और 20वीं सदी में औपनिवेशिक सत्ता विशेष रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ? फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ। जैसे भारत में असहयोग आंदोलन ये सब हुआ था ना, गांधी जी आंदोलन किए थे, सब किसके खिलाफ? तो अंग्रेज का उपनिवेश, ब्रिटेन का उपनिवेश के खिलाफ। ठीक, तो इसे यहाँ किसके खिलाफ हुआ था? फ्रांस का उपनिवेश के खिलाफ। ठीक, उपनिवेश सत्ता विशेष रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ हुआ था। यह आंदोलन स्वतंत्र स्वशासन और राष्ट्रीयता पहचान की पुनः प्राप्ति के लिए था। जो उनका राष्ट्रीयता था उनको पुनः प्राप्त करने के लिए। ठीक, क्योंकि गुलाम हो चुके थे। चलिए देखिए, वियतनाम में हो ची मिन्ह जैसे नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे भारत में महात्मा गांधी जैसे नेताओं थे, महात्मा गांधी थे ना, वो आंदोलन का नेतृत्व किए थे, अंग्रेज को भगाने पर विवश कर दिए थे। वैसे यहाँ वियतनाम में हो ची मिन्ह था। ठीक, वियतनाम में हो ची मिन्ह जैसे नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। 1940 के दशक में वियत मिन्ह नामक एक क्रांतिकारी संगठन फ्रांसीसी और बाद में जापानी कब्जे के खिलाफ संघर्ष किया। एक वियत मिन्ह नाम का संगठन था, वो फ्रांसीसी और जापानी कब्जे, जापान भी थोड़ा थोड़ा घुसते जा रहा था हिंद चीन में, उसके खिलाफ भी संघर्ष किया। 1954 में दिएन बिएन फू की लड़ाई में फ्रांस द्वारा हार के बाद वियतनाम को उत्तर और दक्षिण वियतनाम में विभाजित कर दिया गया और 1954 में जेनेवा का समझौता हुआ। ठीक, तो जेनेवा का समझौता कब हुआ? 1954 में। वियतनाम को विभाजित कब किया गया था? 1954 में। दिएन बुएन फू की लड़ाई में फ्रांस हार गया। उसके बाद फ्रांस जा रहा था ना, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को बांट दिया। जैसे भारत में जब इंग्लैंड हार गया था
जा रहा था तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया था ना, उसी प्रकार से वियतनाम में भी जब अंग्रेज़ हार के जा रहा था तो वहाँ भी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का बंटवारा करके जा रहा था। ठीक, चलिए आगे क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए एकदम कहानी को। आगे क्या होता है, आगे होता है आंदोलन ने 1975 में वियतनाम की स्वतंत्रता और पुनः एकीकरण के साथ सफल पाई। यानी कि 1975 में वियतनाम का पुनः एकीकरण हो गया, पूरा स्वतंत्र हो गया, जबकि भारत का स्वतंत्र हुआ था 1947 में, लेकिन एकीकरण का भी नहीं हुआ भारत का। पाकिस्तान अभी तक अलग है, अब म्यांमार अलग है, अफ़गानिस्तान अलग है, अब हमारा भारत अलग है। लेकिन जो हम वियतनाम था वहाँ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में एक हो गए, लेकिन भारत में पाकिस्तान एक नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान का बांट दिया था अंग्रेज, वैसे वहाँ फ्रांसीसी जो था वहाँ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को बांट दिया था अलग अलग। लेकिन आगे चल के जो हो ची मिन्ह थे उन्होंने कहा कि मारो फ्रांसीसी, जो बांट के चल गया फ्रांसीसियों को, अमेरिकनों को और रसियन को, जो भी आ रहा था फूट डाले ना, सबको मारा। और फिर क्या किया, अपने कहा कि पूरा वियतनाम एक है, पूरा वियतनाम हमारा होगा, ना कोई उत्तरी वियतनाम ना कोई दक्षिणी वियतनाम। वो फिर एकीकरण कर दिए थे। लेकिन भारत में क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम है, मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, उसको मारो भगाओ हिरगे करो अलग करो। लेकिन समझ सकते हैं। ठीक, तो आंदोलन 1975 में वियतनाम की स्वतंत्रता और पुनः एकीकरण के साथ सफल पाई। लाओस और कंबोडिया में भी समांतर रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, जिन्होंने क्रमशः 1953 और 1954 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। ठीक, तो 1953 में किसका हुआ, लाओस का, और 54 में कंबोडिया का। ठीक, इन आंदोलन का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन का समाप्त करना और स्वतंत्र संप्रभुत्व राष्ट्र का स्थापना करना था। ठीक, समझ गए। ये थोड़ा सा समरी था कि क्या क्या होगा इस चैप्टर में। ठीक, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे क्या क्या होगा। ठीक, चलिए पहले वियतनाम को जानते हैं। वियतनाम क्या है, अभी हम आपको बताया ना कि हिंद चीन में 3 क्षेत्र आता है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो वियतनाम क्या है, देखिए पहले वियतनाम में सब घटना होगा, उसके बाद लाओस कंबोडिया में जाएंगे। ठीक, तो देखिए वियतनाम के 2 प्रांत तोकिन एवं अन्नाम कौन कौन है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा प्रांत है। तोकिन एवं अन्नाम पर भी कभी चीन का शासन होता तो कभी यह स्वतंत्र होता था। ठीक, आखिर क्या होता था ना, देखिए वियतनाम है ना, इसमें 2 बड़ा बड़ा प्रांत है, एगो है तोकिन एगो है अन्नाम। लेकिन जो तोकिन और अन्नाम था, इस पे जब कभी चीन का शासन होता था कभी स्वतंत्र होता था। ऐसा क्यों होता, तो चाइना में कभी कभी बरियार राजा आ जाता था, कभी कभी जो राजा होता कमज़ोर होता था। जब मजबूत बरियार राजा का शासन आ जाता था तो ये जो तोकिन और अन्नाम था चाइना के कब्जे में आ जाता था, उसको कब्जा कर लेता था। लेकिन जैसे ही राजा का बागडोर कमज़ोर होता था, जो कोई कमज़ोर राजा बन जाता था चाइना का, वैसे ही यह आज़ाद हो जाता था। ठीक, तो समझिए, जो तोकिन और अन्नाम था इस पर कभी चाइना का शासन होता था, कभी ये स्वतंत्र हो जाता था। क्यों, क्योंकि जब जो चाइना था उसमें बरियार दम मजबूत राजा का शासन आता था, इसको पे कब्जा कर लेता, और जैसे ही मजबूत राजा का शासन हटता, कमज़ोर राजा का शासन आता था, ये लोग आज़ाद हो जाता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 13वीं शताब्दी में सी हुआंग टी का प्रभुत्व, उसके बाद हान वंशीय राजा भूती ने, ये सब चाइना के राजा था। ठीक, कौन कौन था जो वियतनाम में तोकिन और अन्नाम पे कब्जा कर लिया था, मतलब कि अपने चाइना के अधीन कर लिया था। तो कौन कौन राजा था, देखिए 13वीं शताब्दी में सी दुआन टी का प्रभुत्व, उसके बाद हान वंशीय राजा भूती ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट के युंग ली ने अधिकार कर लिया था किस पे, अन्नाम और तोकिन पे, यानी बोले तो पूरे वियतनाम पे। फिर 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मंचू शासन के अधीन था। ठीक, तो समझ सकते हैं, इस पे हमेशा कभी शासन में हो जाता, कभी इसका चाइना के अधीन हो जाता, तो कभी मुक्त हो जाता, स्वतंत्र हो जाता था। ठीक, देखिए जो ये वियतनाम था ना, इस पर चाइना का प्रभाव था। अब जानेंगे कैसे होता था, कभी चाइना मजबूत होता था तो इस पर कब्जा कर लेता था, और जब चाइना के बागडोर कमज़ोर होता था, सत्ता कमज़ोर होता था, वैसे यह आज़ाद हो जाता था। ठीक, तो देखिए आप देखिए दूसरी तरफ कंबोडिया और लाओस में हिंदुस्तान का प्रभाव था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था। यह भगवान विष्णु का भव्य मंदिर है। ठीक, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था, कब किया था और कहाँ किया था। तो याद रखिएगा 12वीं शताब्दी में, कब, 12वीं शताब्दी में
अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? कंबोडिया में। ठीक, कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोमपेन, याद रखिएगा। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य का स्थापना हुआ तथा 16वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया था। अगर अब जो में पूछा जाएगा कि कंबुज राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग बता देंगे कि सर कंबुज राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 4वीं शताब्दी में, 4th सेंचुरी में, 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य का स्थापना हुआ था और 16वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया था। ठीक, याद रखेगा। कंबोडिया का पुराना नाम कंपुचिया भी कहा जाता है, इसका नाम बदल के कंपुचिया कर दिया गया था। ठीक, चाइना वो जो आया था फ्रांसीसी उसके द्वारा। ठीक, अब देखिए आगे। अब आगे है कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। कैसे कैसे जो हिंद चिन्ह था उसमें व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ और फ्रांसीसी का प्रभुत्व कायम रहा। फ्रांसीसी पूरा उपनिवेश का विस्तार किया। तो आप लोग ध्यान से कहानी को सुनिए क्या क्या होता है। ठीक, तो देखिए कहानी शुरू होता है 1894 ईस्वी में। आप लोग ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। कहानी शुरू होता है 1894 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने भारत के जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला, तब पुर्तगाली ही सबसे पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों से जुड़े थे और 1510 ईस्वी में मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया था। ठीक, यहाँ रुकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होता है, यहाँ से क्लियर होता है कि हिंद चीन सबसे पहले कौन व्यापारी पहुंचा था? तो पुर्तगाली। ठीक, जैसे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा 1894 में, वैसे हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगाली आया था। ठीक, अब आगे की कहानी सुनते हैं। उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इन कंपनियों ने फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इस भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा। मतलब जितना भी कंपनियां था ना, फ्रांसीसी, डच, स्पेन, इंग्लैंड की कंपनी, इनमें से कोई कभी इच्छा नहीं था कि हिंद चीन पे कब्जा किया जाए, क्योंकि इंग्लैंड वाला था जो भारत पे कर लिया था पहले ही। हिंद चीन से बहुत बड़ा भारत था, लेकिन जो फ्रांसीसी था वो शुरू से ही इस दिशा की ओर काम कर रहा था कि कैसे भी करके इसका अपना उपनिवेश बना लिया जाए, इस पर कब्जा कर लिया जाए। ठीक, आगे चलते हैं क्या होता है। देखिए 17वीं शताब्दी में बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी जो पादरी थे, फ्रांसीसी के व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए। सन 1747 में, सन 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। यानी जब 1747 का समय आया उसके बाद फ्रांस को लगा ना कि अन्नाम पे कब्जा कर लेना चाहिए था। अन्नाम क्या है हम आपको बताएं। अन्नाम यहाँ का था, जो वियतनाम है ना उसी में है अन्नाम और कोचिन चिन। ठीक, अन्नाम, तोकिन और कोचिन चिन, यही 3 वो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उसमें। ठीक, देखिए जो व्यापारी आया था फ्रांसीसी, बाकी तो डच भी आया था, इंग्लैंड का भी आया था, पुर्तगाल का भी आया था, वो सब व्यापार करता था, चल जाता था। लेकिन जो फ्रांसीसी था वो बसने लगा वहाँ, और बसते बसते जैसे भारत में आके इंग्लैंड बसने लगा था ना, वैसे फ्रांसीसी हिंद चीन में बसने लगा। और फिर धीरे धीरे उसको लगा ना कि सबसे पहले अन्नाम पे कब्जा कर लेना चाहिए, सबसे बड़ा शहर होगा अन्नाम। जैसे भारत में सबसे पहले कहाँ शहर कब्जा किया था, जो इंग्लैंड वाला आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सबसे पहले कब्जा किया था यहाँ बंगाल पे। बंगाल है ना, बंगाल का पूरा बड़ा क्षेत्र था, बंगाल के नवाब था ना, उसमें फूट डाल के सबसे पहले बंगाल के क्षेत्रों पे कब्जा किया था। वैसे ही जो फ्रांसीसी था वहाँ हिंद चीन में सबसे पहले अन्नाम के क्षेत्रों पे कब्जा किया था। अन्नाम एक शहर है वियतनाम का। ठीक, सबसे पहले अन्नाम में रुचि लेने लगा। 1787 ईस्वी में कोचिन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिल गया। कब? 1787 ईस्वी में यह कोचिन चीन के साथ, जो कोचिन चीन वहाँ का बड़ा शहर था, उसके जो राजा था उसके साथ संधि का मौका मिल गया। जैसे जो हमारा इंग्लैंड वाला था जो भारत में आया था, तो उसको बंगाल के नवाब के साथ समझौता करने का मौका मिल गया था, जिसमें मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, ये सब के साथ छोटा मोटा युद्ध भी हुआ था। संधि कर करके सबको बनाता था राजा और लूटता था। ठीक, तो क्या हुआ, पहले तो ये अन्नाम में रुचि लेने लगा था 1787 में, और फिर 1787 में ही कोचिन चीन के शासक के साथ इसको संधि का मौका मिल गया। ठीक,
देखिए, लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपना ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे और 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध, ध्यान से सुनिए क्या होता है आगे, ध्यान से सुनिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, सुनिए क्या होता है ना। लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपना ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे पूरा हिंद चीन में। उसी के साथ और 19वीं शताब्दी मतलब 1800 ईस्वी से लेकर के 1899 तक, ठीक, 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरी की बढ़ती गतिविधियां के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। क्योंकि सबसे पहले कोचिन चीन के राजा के साथ ही समझौता कर लिया था, तो वहाँ ढेर सारा अपने पादरी को बुलाने लगा था फ्रांसीसी को, और अन्नाम में उसको रुचि लेने लगा था, तो अन्नाम में भी बुला रहा था। फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध क्या हुआ था, आंदोलन हो गया था, कहाँ, अन्नाम में और कोचिन चीन में। फिर भी 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य कर दिया। पहले तो कोचिन चीन पे संधि किया था उसके राजा के साथ, फिर जो आंदोलन हो रहा था यहाँ अन्नाम और कोचिन चीन में, तो देखिए फ्रांसीसी वहाँ बहुत सारा बस गया था, कहाँ, तो कोचिन चीन में। देखिए अन्नाम और कोचिन चीन में फ्रांसीसी तो बहुत सारा बढ़ गया था, लेकिन कोचिन चीन को पहले ही निपटा दिया था। कैसे, इसके राजा के साथ समझौता कर लिया था, संधि का मौका मिल गया था, तो राजा के साथ समझौता करके पहले ही इसको निपटा दिया था और यहाँ पे अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था, थोड़ा बहुत अपना प्रभुत्व, ठीक। लेकिन अन्नाम पूरी तरह से इसके बस में नहीं आया था उस समय। लेकिन आगे क्या होता है ना कि अन्नाम में और कोचिन चीन में आंदोलन हो जाता है, तो कोचिन चीन वाला के साथ तो उसका पहले ही समझौता था, वो गोली चला कर उसको ख़त्म कर देता। लेकिन अन्नाम वाला के साथ संधि नहीं था राजा के साथ, अन्नाम के राजा के साथ। तो जो फ्रांसीसियन था फ्रांस वाला, जाके जो अन्नाम का राजा था ना, उसके साथ जाके कहा कि आप हमसे संधि कर लीजिए, संधि में कुछ नहीं, हम बस अपने सेना को बुलाएंगे, हमारा जो सेना है फ्रांस का, उसको आपको यहाँ रहने देना होगा बंदरगाह पे। बदले में जितना भी आंदोलन हो रहा है ना, सभी आंदोलन को हम दबा देंगे, सभी आंदोलन पे गोलियां फायरिंग करा के लोगों को दबा देंगे। तो राजा को कहा कि अच्छी बात है, खाली तो यहाँ सैनिक ही ना बुलाएगा और जितना भी आंदोलन होगा उसको बंद करा देगा। तो वही संधि कर लिया राजा के साथ। राजा को कहा कि आप बस हमको संधि पे हस्ताक्षर कर दीजिए कि हम यहाँ अपना सैनिक बुला सकते हैं, हम आपका पूरा आंदोलन बंद करवा देंगे सब पे, मतलब कि डरा धमका के कैसे भी करके अपना पूरा आंदोलन बंद करवा दिया, ठीक। तो इसी के साथ अन्नाम में भी उसका संधि हो गया, कोचिन चीन में तो पहले ही हो गया था उसका संधि। अब अन्नाम में क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ आंदोलन होने लगा था, तो आंदोलन को दबाने के लिए वो राजा के साथ मिल गया, राजा उसके साथ मिल के दोनों मिल के आंदोलन को दबा दिया था, ठीक। तो इस प्रकार से 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य कर दिया। सैन्य बल पर उसका सैनिक बहुत सारा आने वाला था उसके लिए। उसके अगले वर्ष कंबोडिया को भी संरक्षण में ले लिया। उसके अगले वर्ष जब अन्नाम पे कब्जा, पहले तो कोचिन चीन पे उसका प्रभुत्व कायम हो गया था, उसके साथ संधि कर लिया था। उसके बाद अन्नाम पे किया, वो अन्नाम पे क्यों, उसका आंदोलन हो गया था, तो उसको रोकने के लिए राजा के साथ समझौता कर लिया, अपने सैनिक को बुला लिया। उसके एक साल बाद कंबोडिया पे अपना अधिकार कर लिया। अन्नाम और कोचिन चीन दोनों कहाँ है, तो वियतनाम में था, यानी सबसे पहले वियतनाम पे कब्जा किया, उसके बाद किया कंबोडिया पे कब्जा, ठीक। उसके बाद एक साल बाद कंबोडिया को भी अपने संरक्षण में ले लिया। और 1787 में तोकिन में फ्रांसीसी सेना प्रवेश हुआ। जो तोकिन था ना, अन्नाम, तोकिन और कोचिन चीन, ये तीन को बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। सबसे पहले कहाँ किया, सबसे पहले कोचिन चीन में अपना अधिकार व्यवस्था किया, कोचिन चीन में उसके साथ समझौता किया। पहले कोचिन चीन पर अधिकार किया, उसके बाद अन्नाम पे अधिकार किया। कोचिन चीन में तो जाकर राजा के साथ समझौता कर लिया था। अन्नाम पे अपने सैन्य बल पे सेना के ढेर सारा टुकड़ी के कारण आंदोलन बंद करवाने के लिए राजा से हस्ताक्षर करवा लिया कि यहाँ पे अपने सैनिक को बुला सकते हैं, ठीक। उसके बाद अन्नाम पे कब्जा करने के बाद जाके कंबोडिया पे कब्जा कर लिया। कंबोडिया पे कब्जा करने के बाद 1787 में तोकिन पे भी कब्जा कर लिया। जो तोकिन था ना, वियतनाम का बड़ा एक शहर था, उस पर भी कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ तोकिन में भी। इसी तरह 20वीं शताब्दी तक संपूर्ण हिंद चीन में फ्रांस का अधीन हो गया था। 20वीं शताब्दी आते तो 20वीं शताब्दी क्या है, 1900 ईस्वी से लेकर 1999 तक होता है 20वीं शताब्दी, ठीक। तो 1900 ईस्वी तक आते आते क्या हुआ ना, संपूर्ण हिंद चीन पे फ्रांसीसी का प्रभुत्व हो गया। जो फ्रांसीसी आ रहे थे पूरा बोट ले लेकर ढेर सारा, तो क्या हुआ 19वीं शताब्दी आते आते पूरा हिंद चीन, जितना भी हिंद चीन का देख रहे थे क्षेत्र का, कहाँ गया, यहाँ जो हिंद चीन का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ना, पूरा पे कब्जा हो गया किसका, फ्रांसीसी का। 19वीं शताब्दी आते आते सबसे पहले कहाँ किया, सबसे पहले किया कोचिन चीन में।
सबसे पहले किया कोचिन चीन में, उसके बाद कहाँ किया, अन्नाम में किया। इसमें बड़ा बड़ा शहर था उस, जैसे भारत में सबसे पहले किया था यहाँ बंगाल में, उसके बाद किया था उधर कर्नाटका में, मराठों से लड़ाया था, सबसे लड़ा था ना, मुगलों से लड़ा था अंग्रेज़। उसी प्रकार से सबसे पहले जो वो था फ्रांसीसी था, सबसे पहले कोचिन चीन पे अधिकार किया, फिर अन्नाम पे अधिकार किया। अन्नाम पे कैसे किया, आंदोलन दबाने के लिए राजा के साथ समझौता कर लिया, आंदोलन पे गोली चलवा के दबा दिया, ठीक, सैन्य बल के कारण इस अन्नाम के साथ भी संधि कर लिया। उसके बाद कंबोडिया पे अधिकार किया, फिर 1783 में तोकिन पे अधिकार कर लिया, ठीक, और 20वीं शताब्दी आते आते संपूर्ण हिंद चीन पे अपना अधिकार कर लिया। अब कौन कौन व्यापारी कंपनी था जो वहाँ हिंद चीन आया था, सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर इंग्लैंड आया था, सबसे लास्ट में फ्रांस आया था और सबसे फास्ट सब पे अधिकार किया था, ठीक, समझ गए। आगे चलते हैं। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट में कर दीजिए आपके डाउट, जितना भी डाउट है ना कमेंट में कर दीजिए आप, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारा डाउट का सॉल्व कर देंगे, ठीक। कुछ भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर से कुछ भी डाउट होगा ना आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर में या आपको उसको डाउट को क्लियर कर देंगे या फिर उस डाउट पे एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। कुछ भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, इंग्लिश, किसी का भी कुछ भी डाउट है ना आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक, हम आपको बता देंगे, उसके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक। देखिए अब आगे क्या होता है, आगे कहानी में ट्विस्ट सुनिए। अब तक तो ये पूरा हिंद चीन पे अधिकार कर लिया फ्रांसीसी, पहले किया कोचिन चीन, फिर अन्नाम, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम सगरों कब्जा कर लिया। उसके बाद आगे क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। 20वीं शताब्दी आते आते पूरे हिंद चीन पे अधिकार कर लिया था फ्रांसीसी। आगे क्या होता है, फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना करने का क्या क्या उद्देश्य था, क्यों किया था पूरा अथी पे अधिकार। तो उसका जो फ्रांस था उससे पूछा गया, अरे भाई आप क्यों किए, इसका उपनिवेश क्यों बनाया, तो उसका कुछ उद्देश्य बताया कि क्या क्या उद्देश्य था। मतलब किसी भी चीज़ का तो कोई ना कोई कारण होता है ना जी। आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं, किसी के साथ आपका दुश्मनी है, तो उसका कारण क्या है, तो कुछ तो कारण रहा होगा, इसी कारण उसके साथ आपका झगड़ा होता है। हो सकता है आपको किसी के साथ बहुत लगाव है, तो क्या कारण है, तो कि कुछ तो कारण होगा। जैसे किसी के साथ बहुत लगाव होता है तो दोस्ती का कारण होता है, मतलब कि दोस्त है, समय पे मदद करता है, तो यही उसका कारण हो गया, इसलिए हमारा दोस्त है, मुझसे लगाव है। तो या फिर किसी से दुश्मनी है, तो क्यों कभी हमको धोखा दे दिया इसी के साथ, इसलिए हम उससे नहीं बोलते हैं ना। मतलब कोई ना कोई हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है ना, कारण होता है, हर चीज़ का कारण होता है। इसलिए जो फ्रांस, हम आपको कहानी में बताएं कि फ्रांस पूरा धीरे धीरे पूरा हिंद चीन पे अधिकार कर लिया 20वीं शताब्दी आते आते। तो क्यों किया अधिकार, क्या कारण था अधिकार करने का, क्यों, कैसे, क्यों, तो चलिए इसका जवाब जानते हैं क्यों किया था। तो देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग, क्यों किया था। डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, सबसे पहले तो डच एवं ब्रिटिश कंपनियों का व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए क्या है, नहीं समझ में आया, सुनिए ध्यान से। जो कंपनी था ना, यूरोप का डच, ब्रिटिश और फिर फ्रांसीसी, सब आपस में प्रतिस्पर्धा हो रहा था, आपस में एक कंपटीशन हो रहा था कि कौन ज़्यादा व्यापार करता है, कौन ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना अधिकार करता है, उपनिवेश स्थापना करता है। तो जो ब्रिटेन वाला था, ब्रिटेन और फ्रांस के पहले रिश्ता बहुत कमज़ोर था, मतलब कि दोनों में युद्ध होते रहता था। ब्रिटेन और फ्रांस ने दोनों उस समय विकसित हो गया था, तो दोनों ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 वर्ष तक युद्ध हुआ था, पंचवर्षीय युद्ध, 5 वर्ष तक युद्ध हुआ था, पंचवर्षीय युद्ध, ठीक। इसके बारे में आप चैप्टर 1 में ही पढ़े होंगे। तो जो ब्रिटेन और फ्रांस था, इसके साथ बहुत प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन था, दोनों एकदम कंपटीशन में था, कौन ज़्यादा अधिकार करता है क्षेत्रों पे। जैसे ब्रिटेन वाला भारत के क्षेत्र पर अधिकार किया था ना, भारत पे फ्रांसीसी वाला पगला गया, कहा कि क्या उतना बड़ा उपनिवेश हथिया लिया, भारत पे कब्जा कर लिया। तो फ्रांसीसी वाला सोचा ना कि कुछ ऐसा क्षेत्र हम कब्जा करेंगे ना जिस पे तुम पे नज़र रख सकें और तुम्हारे जो उपनिवेश है उस पर भी नज़र रख सकें। इसीलिए व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था, इसलिए कहाँ हिंद चीन में अपना शासन व्यवस्था कर लिया, उपनिवेश स्थापित कर लिया, ताकि इसके पास भी एक बड़ा उपनिवेश हो गया। आप कहेगा ना कि देखो इंग्लैंड के पास उपनिवेश है, हमारा पास उपनिवेश है, अगर कुछ इंग्लैंड बोलेगा तो हिंद चीन से भारत में आकर थूर देगा इंग्लैंड का, ठीक। तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा था उस समय। ये जो यूरोपीय कंपनियां था ना, इसके बीच की कौन ज़्यादा व्यापार करता है, कौन ज़्यादा अपना उपनिवेश स्थापना करता है, ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना अधिकार करता है, ठीक। दूसरा क्या था, दूसरा रीज़न था औद्योगिक के लिए कच्चे माल की प्राप्ति उपनिवेश से ही होती थी, तथा उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी उपनिवेश से ही उपलब्ध होता था, ठीक। जो औद्योगिकरण उस समय शुरू हो गया था, मतलब नए नए कंपनियां बनने लगा था, कपड़ा का आविष्कार, कपड़ा सबसे पहले तो कपड़े की कंपनी बना था,
आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे महात्मा कि बहुत सारा सूती वस्त्र का उद्योग खुलने लगा था, कपड़ा बनने लगा था। उसके बाद फिर लोग जहाज़ पे इधर उधर जाने लगे थे, नए देशों को खोज करने लगे थे, मानचित्र बनाने लगे थे कपड़ा बेचने के लिए। तो क्या कच्चे माल के लिए सबसे पहले तो इसको कच्चा माल चाहिए था। तो कच्चा माल के लिए चाहिए क्या, कुछ ऐसा क्षेत्र चाहिए जहाँ से कच्चा माल मिल सके। जैसे इंग्लैंड वाला भारत से कच्चा माल ले जाता था, सब अफीम की खेती कराता था, बहुत चीज़ की खेती करा के, नील की खेती, कच्चा माल कपास की खेती सब करा कर कच्चा माल इंग्लैंड ले जाता था और फिर वहाँ फैक्ट्री में डाल के बनाता था प्रोडक्ट और फिर ला के भारत में बेच देता था हम लोगों को। उसी प्रकार से जो फ्रांस वाला था उसको चाहिए था कच्चा माल के लिए उपनिवेश से ही प्राप्त होता था। तो उपनिवेश बनाया हिंद चीन को, वहाँ से कच्चा माल ले जाता था। कोई सी भी चीज़, कपड़े का कच्चा माल क्या होता है, कपास होता है। तो कपास ले जाता था यहाँ से, इंग्लैंड जो ब्रिटेन वाला था वो भारत से ले जाता था और बना के भारत में बेच देता था लाके। उसी प्रकार से जो फ्रांस वाला था वो हिंद चीन से कच्चा माल ले जाता था और कच्चे माल को बहुत सारा कच्चा माल ले जाता था जो खेती बाड़ी में मिलता है कच्चा माल। क्योंकि उधर खेती नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं होता है। यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका साइड में खेती बाड़ी नहीं होती, उखनी क्लाइमेटे वैसा नहीं कि खेती बाड़ी कर सको। उखनी तो एक्चुअली में भूखे मर जाता अगर हम लोग ना होते तो, समझ गए। तो वो लोग यहाँ से कच्चा माल ले जाता था और हिंद चीन से वहाँ जाके उसको बनाता था, जो प्रोडक्ट बनता है वह उत्पादित वस्तुओं को लाके वापस यहाँ बेचता था, उसके लिए बाज़ार उपलब्ध हो जाता था। ठीक, तो यह दूसरा रीज़न था कि कच्चा माल कहाँ से लाएं। तो चलो यहाँ कब्जा कर लेते हैं, यहाँ से कच्चा माल लाएंगे, यहाँ बाज़ार भी बन जाएगा, इस पर आके वापस बेच देंगे। ठीक, तो मुनाफा होगा। ठीक, और तीसरा रीज़न था कि बिछड़े देशों का सभ्य बनाना विकसित यूरोपियों के देशों का स्वघोषित दायित्व था। मतलब इन लोगों का दायित्व था स्वघोषित, खुद से मतलब अपने आप में प्रण लिए थे कि जितना भी बिछड़ा देश है ना, पिछड़ा देश सभी को विकसित बनाएंगे। अब विकसित बनाने के नाम पे कब्जा कर लेता था। ठीक, तो ये 3 रीज़न था। चलिए एक अगला टॉपिक है एक तरफा अनुबंध क्या है, इसके बारे में जान लीजिए क्या है। ठीक, तो देखिए यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, वहाँ मजदूरों का अधिकार नहीं होता था जबकि मिल मालिकों को असीमित अधिकार होता था। यही है एक तरफा अनुबंध। मतलब एक तरफ ज़्यादा, क्या नाम है, एक तरफा अनुबंध। नाम से क्या लग रहा है, एक तरफा अनुबंध, मतलब एक तरफ ज़्यादा अधिकार, एक तरफ कम अधिकार। मतलब जो मिल मालिक होता था, फैक्ट्री का मालिक, उसको ज़्यादा अधिकार, और जो मजदूरी होता था, मजदूर, उनको कम अधिकार दिया जाता था। मिल मालिकों को असीमित अधिकार दे दिया जाता था। ठीक, तो यह एक तरह का बंधुआ मजदूरी ही था, एक तरफा अनुबंध, जिसमें मिल मालिकों को बहुत अधिकार होता था और गरीबों को, मजदूरों को कुछ अधिकार नहीं होता था। ठीक, तो याद रखिए एक तरफा अनुबंध के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए ईस्वी सन के रूप में बता देते हैं कि कैसे कैसे अभी अधिकार किया था वहाँ जो ये लोग था फ्रांसीसी, कैसे कैसे पूरा हिंद चीन में आखिर अपना पैर पसारा था। तो देखिए सबसे पहले कोचिन चीन में किया था 1862 में, फिर किया कंबोडिया में, फिर अन्नाम में, लाओस में। देखिए 1862 में किया कोचिन चीन में, 1863 में कंबोडिया में, 1884 में अन्नाम में और 1904 में लाओस में कर लिया था। ठीक, इस प्रकार से 20वीं शताब्दी आते आते मतलब कि लगभग 1900 ईस्वी में लगभग पूरा हिंद चीन पे अपना अधिकार कर लिया था। ठीक, अब चलिए इसको अब ध्यान से सुनिए आगे क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिए। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण आप तो पूरा अधिकार कर लिया, कारण भी बता दिया, पूरा अधिकार कर लिया जी। सबसे पहले किया 1862 में कोचिन चीन पे, 1863 में कंबोडिया पे, 1884 में अन्नाम पे, 1904 में लाओस पे, सब लोग पूरा कब्जा कर लिया। पूरा हिंद चीन में जितना भी था सब अपना उपनिवेश बना लिया। उसके बाद शोषण करना शुरू किया। तो यही टॉपिक है फ्रांसीसी का हिंद चीन के लोगों पर क्या क्या शोषण किया गया था। जैसे भारत के लोगों पर जो इंग्लैंड वाला शोषण किया था ना, उसी प्रकार से फ्रांसीसी लोग हिंद चीन पर भी शोषण करेगा। जो भी उपनिवेश स्थापना करता है विकास से ज़्यादा शोषण करता है, सोचता है उसको पूरी तरह दम चरमरा दें उसकी अर्थव्यवस्था को, मतलब पूरी तरह से उसको अंदर से सोख ले, दम पूरा दम निकाल दें उसका गुद्दा हड्डी गुड्डा। तो वही कि फ्रांसीसी वाला कैसे अपना पूरा उसको दम शोषण किया, उसमें जितना भी कच्चा माल संसाधन था सबको ढो ढा के फ्रांस लेके चल गया था। ठीक, तो देखिए क्या होता है आगे, एकदम ध्यान से सुनिए कहानी में आगे क्या होता है। फ्रांसीसी ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। सबसे पहले शोषण कहाँ शुरू किया, जो व्यापारिक नगर था जहाँ से उसको व्यापार होता था ना, सबसे पहले वहाँ, ताकि ज़्यादा मुनाफा हो व्यापार में। तो सबसे पहले व्यापारिक नगरों और बंदरगाह, जितना ही बड़ा बड़ा बंदरगाह था ना हिंद चीन में, उसमें सबसे पहले शोषण आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण शुरू कर दिया। फिर किसानों का शोषण शुरू किया, पहले ग्रामीण व्यापारियों का शोषण शुरू किया, फिर किसानों का शोषण शुरू कर दिया।
किसानों से कर लेने लगा, टैक्स लेने लगा, अथी कम उत्पादन पर भी ज़्यादा टैक्स लेने लगा किसानों से, तो किसानों का शोषण होने लगा। अब व्यापारियों को कच्चे माल लेता था, उन्हें बदले में पैसा नहीं देता था, तो उनका शोषण करने लगा था, जो बंदरगाहों पे व्यापारी रहते थे उनसे। फिर आगे क्या होता है, तोकिन के जीवन का आधार लाल घाटी थी, ठीक। तोकिन के लोगों का जीवन का आधार क्या थी, लाल घाटी, जबकि कंबोडिया का मुआंग नदी का मैदानी क्षेत्र एवं कोचिन का मेकांग डेल्टा क्षेत्र हिंद चीन से सटे राज्यों में, ध्यान से सुनिए, चीन से सटे राज्यों में खनिज संसाधन कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे। पहाड़ी इलाकों में रबर की खेती होती थी और मैदानी क्षेत्रों में धान की खेती होती थी वहाँ हिंद चीन में, ठीक। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नगरों का एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध कराया और दलदली भूमि, जंगलों आदि का कृषि क्षेत्र के लिए बढ़ाया जाने लगा, ठीक। सबसे पहले क्या किया, कृषि को बढ़ाया, ताकि जितना कृषि कार्य बढ़ेगा कृषि के लिए सिंचाई का व्यवस्था किया और बाढ़ से बचाने का व्यवस्था किया, मतलब कृषि कार्य करने के लिए बहुत सारा व्यवस्था किया सबसे पहले, ताकि कच्चा माल का ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा ले जाएगा वहाँ फ्रांस में, उसको जो उत्पादित वस्तु होगा कच्चा माल से उसको लाके बेच पाएगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। इसलिए सबसे पहले अधिकार करने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा विकास किया, कृषि के क्षेत्र में विकास किया, कृषि में बढ़िया विकास किया, मतलब कि उसके लिए थोड़ा व्यवस्था कर दिया, ठीक। देखिए क्या किया, सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया, दलदली भूमि, जंगलों आदि की कृषि क्षेत्र बढ़ाने लगा, उसको कटाई करके, जंगल कटाई करके, ठीक। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी में, कब 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे चावल निर्यातक देश बन गया था, ठीक। सबसे ज़्यादा चावल 1931 में तीसरा नंबर पे था वियतनाम, ठीक। इसी का फल था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कृषि कार्य के लिए सिंचाई का व्यवस्था करा दिया था, नहर का व्यवस्था करा दिया था, ठीक। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों का एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। जो रबर का जो खान होता था, खदान, उस पर मजदूरों के साथ एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था, ठीक। जिसमें मिल मालिकों को ज़्यादा अधिकार होता था, मजदूरों को अधिकार नहीं होता था, ठीक। जमींदार अपने विकृत रूप में आ चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पूरे उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकास तीव्र गति से हो रहा था एवं एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछाया गया, ठीक। मतलब कि पूरा सगरों रेलवे का विकास किया गया, पूरा सगरों सड़क का विकास किया गया, रेलवे का विकास किया गया, ठीक। आगे देखें, जाल बिछाया गया, परंतु किसान एवं मजदूर का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था ही शोषण मूलक थी। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न था, अब तक परंपरागत स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे थे लोगों, लेकिन अब फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। परंतु इस क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसियों को शिक्षा का प्रचार प्रसार का सकारात्मक प्रभाव का डर था, अतः आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया था, ठीक। तो देखिए, जो फ्रांसीसी लोग थे वो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा था, अपने मूल भाषा में शिक्षा पा रहे थे लोग, जैसे भारत में क्या हिंदी भाषा में लोग शिक्षा पा रहे हैं, हिंदी भाषा में लोग शिक्षा पा रहे थे, लेकिन जब अंग्रेजों आया ना तो कहा नहीं, अंग्रेजी में पढ़ो, जो अंग्रेजी में पढ़ेगा उसको बहुत वैल्यू होगा, क्योंकि अंग्रेजों का भाषा अंग्रेजी था। जो अंग्रेजी में पढ़ेगा उसका चटुकारिता करेगा, उसका बात मानेगा। तब क्या किया, अंग्रेजों ने आके कहा था कि अंग्रेजी में पढ़ो, जो अंग्रेजी में पढ़ेगा ना उसी को नौकरी वोकरी लगेगा, सब चीज़। तो इसलिए अभी भी अंग्रेज़ का दिया हुआ भाषा, अंग्रेजी को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है हमारे भारत देश में। जो अंग्रेजी पढ़ लेता है उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे अपने मातृभाषा में, उसको हटा दिया था, कहा था कि अंग्रेजी में पढ़ो। उसी प्रकार से जो फ्रांसीसियन था वहाँ हिंद चीन में कहा ना कि अब कोई भी अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ेगा, वहाँ मातृभाषा का चीनी था, ठीक। तो कोई भी अब चीनी भाषा में नहीं पढ़ेगा, सब पढ़ेगा फ्रेंच भाषा में, अपने भाषा का प्रचार प्रसार करने लगा, ठीक। अब फिर उसको डर लगने लगा कि अगर लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा तो सब जान जाएगा कि फ्रांस में कैसे कैसे क्रांति हुआ था। फ्रेंच भाषा में लिखा होगा ना कि फ्रांस में कैसे कैसे क्रांति हुआ था और फिर राजा बना था। इसीलिए उसने लोगों को फेल करना शुरू कर दिया। उसने आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया। जैसे भारत में जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अम्बेडकर,
महात्मा गांधी ये लोग क्या पढ़ लिख गए थे, अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ लिख गए थे और फिर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सवाल खड़ा करने लगे। उसी प्रकार से इसको फ्रांस को भी लगा ना कि अगर यहाँ लोग पढ़ लिख जाएगा तो सवाल खड़ा करने लगेगा, सब लोग जानने लगेंगे कि क्या क्या होता है, सब चीज़ मतलब पढ़े लिखे लोग को सब चीज़ जानता है ना। तो इसलिए आम लोगों को शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया गया था। उसके लिए क्या किया था देखिए, प्रयास किया जाने लगा। इसके लिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में प्रायः अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। जितना भी स्थानीय बच्चा था ना वहाँ का, जो हिंद चीन का, उसको स्कूल के लास्ट परीक्षा होता था उसमें फेल कर दिया जाता था। ठीक, स्थानीय जनता एवं कॉलोन की सामाजिक स्थिति में असमान जमीन का अंतर था। जैसे भारत में स्थानीय जनता जो गरीब मजदूर लोग थे, किसान लोग थे, उनके स्थिति में और जो अंग्रेजों रहता था उसकी स्थिति में असमान जमीन का अंतर था। ठीक, स्थानीय जनता एवं कॉलोन की सामाजिक स्थिति में असमान जमीन का अंतर था। और 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे थे। हनोई विश्वविद्यालय बंद किया जाने लगा था। फ्रांसीसियों का शोषण का प्रकाष्ठा और भी बड़ा हो गया था। ठीक, चरम सीमा पे। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कॉलोन कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, कॉलोन किसे कहा जाता है, तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कॉलोन कहा जाता है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे का कहानी क्या क्या होता है। ठीक, तो आप देखिए, जो आज हम लोग क्या क्या पढ़ें, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिंद चीन क्या है, कि कैसे यहाँ वियतनाम में सबसे पहले कैसे अधिकार किया था, कैसे अपना पैर पसारा था पूरा सभी हिंद चीन में अपना फ्रांसीसी। उसके बाद इसका जो अब उपनिवेश बनाया था उसका कारण क्या था, उपनिवेश बनाने के कारण। उसके बाद उपनिवेश कारण के बाद पहुँचे कि कैसे कैसे सर्व शोषण आराम कर दिया था, लोगों को शिक्षा पे कम अधिकार देने लगा था, कुछ का विकास किया था, सकारात्मक प्रभाव भी किया था, विकास भी किया था कृषि के क्षेत्र में, और फिर शोषण भी किया था सभी लोगों के साथ। ठीक, तो ये हम लोग आज के लेक्चर में पढ़े। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे को पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, क्या क्या राजनीतिक पार्टियाँ बनता है, हो ची मिन्ह सब आता है, और फिर वहाँ भी आंदोलन होने लगता है फ्रांसीसी सत्ता के खिलाफ। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ें। हनोई समझौता, जेनेवा समझौता, सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और आप लोग को जो भी किसी भी चैप्टर से जो भी डाउट होगा ना, क्लास 10th का जो भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, हम लोग उसका या तो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता देंगे। ठीक, जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, खेलते रहिए।